पाकिस्तान सीमा से सटे 4 राज्यों में मॉक ड्रिल। 31 मई को मॉक ड्रिल की जाएगी। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में ड्रिल। ऑपरेशन शील्ड के तहत ये मॉक ड्रिल हो रही है। लेकिन अब हुआ ये है कि इधर तो ड्रिल होती है और उधर ड्रिल मशीन चलने लगती है उनके दिलों में। और कई बार तो ये लगता, अच्छा, जिसको आप एक्सपेक्ट करते हैं, मोदी जी तो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जो आप अपेक्षा करेंगे बिल्कुल कहीं ऐसा होता हुआ दिखाई देगा जो उसके आसपास नहीं है। कहते हैं इधर मॉक ड्रिल होती थी, उधर बांग्लादेश भी घबराने लगा अचानक। यही रणनीति है। ये मुझे लगता है मोदी जी बिग बॉस खेलते हैं इनके साथ, ठीक है। उनको पहले डरा दिया बहुत ज्यादा और ठोक भी दिया। अब मोदी जी ने बोला कि बहुत दिनों से लोग चुपचाप बैठे हैं, अब एक काम करो, एक मॉक ड्रिल करवाओ जरा। पाकिस्तान के टीवी एंकर घबरा रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है, भारत ने कल मॉक ड्रिल के बारे में बोल दिया है, क्या दोबारा ब्रह्मोस मार सकता है? वहां पे ये टेलीविजन स्टूडियोज में डिस्कशन हो रहा है और यहाँ पे मॉक ड्रिल हो रही है, वहां पे पसीने छूट रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें क्या फौरी तौर पे हमें क्या इंतजाम करने चाहिए? हम कैसे बच सकते हैं? भारत में मॉक ड्रिल हो रही है, उनको लगा फिर से ब्रह्मोस आ रहा है। तो ये कुछ दिनों में तो भारत को ये भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा एक ऑपरेशन है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी। बस बीच में ये कहना पड़ेगा कल ड्रिल होगी, कल मॉक ड्रिल होगी। नहीं, ड्रिल तक पहुंचना नहीं, कल मॉक। और अगली खबर यह है कि भारत में बने कावेरी इंजन की रूस में फ्लाइंग टेस्टिंग। कल आपको ये मेजर गौरव आर्य बता रहे थे कि जिस समय हम बात कर रहे हैं वहां पर इस इंजन की टेस्टिंग हो रही है। भारत की 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन के फाइटर जेट AMCA में हो सकता है इसका इस्तेमाल। छोटे फाइटर प्लेन में भी लगाने की योजना चल रही है। लंबी दूरी के स्टेल्थ ड्रोन में इस्तेमाल की भी योजना है। कावेरी इंजन किन मायनों में खास है और ये हमारे लिए कितना बड़ा माइलस्टोन होगा, हमारा डेवलप किया हुआ इंजन अगर हम लगा सकते हैं इन फाइटर जेट्स में? तो इनफैक्ट कल सर ने बताई थी, बहुत प्यारी बात बताई थी कि कावेरी जब बनाया था तो उसके अंदर उतना थ्रस्ट पैदा नहीं कर पा रहा था कि तेजस को वो टेक ऑफ करवा ले, उड़ा ले। तो अब क्या करा कि उन्होंने बोला एक तो हम फर्दर डेवलप करेंगे कि उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। दूसरा, फ्रांस की एक कंपनी है साफरान जो कि इंजन बनाती है, राफेल में भी साफरान के इंजन लगे हैं। उस कंपनी को यह बोला था कि साहब आप भारत में आके को प्रोड्यूस करिए और 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दीजिए। और तीसरी चीज जो यूकैव है, यूकैव जिसका नाम घातक है, घातक में वो कावेरी का इंजन लगाया जा रहा है जिसमें कि जाहिर सी बात है पायलट नहीं, उसमें पायलट नहीं है, उसमें स्टेल्थ के फीचर्स डाले जा रहे हैं और वो ऑटोनोमस है, वो उड़ेगा यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंट्रोल करा जाएगा और पाकिस्तान में जाएगा। मैं ये भी सुन रहा हूं पीके श्रीवास्तव सर कि ये कावेरी को लेकर और अचानक AMCA को लेकर भारत के इस कदम से रशिया और अमेरिका भी सरप्राइज्ड हैं। नहीं, सरप्राइज नहीं है, उनको ये पता था कि हम ऐसा करेंगे। अच्छा। लेकिन जिस मौके पर कर रहे हैं और जिस तेजी से कर रहे हैं और जो गति आई है उससे सरप्राइज। स्पीड एंड स्केल। स्पीड एंड स्केल। ओके। स्पीड एंड स्केल थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, कावेरी जो है एक तरीके से उसने हमारे लिए इकोसिस्टम क्रिएट किया इंजन पार्ट्स का, इंजन कंपोनेंट्स का। क्योंकि किसी एक इंजन में जस्ट टू टेल यू देयर आर अबाउट 3000 प्लस पार्ट्स, वो जो कि एक इंजन में 3000 से ज्यादा पुर्जे लगते हैं। हाँ, ज्यादा ये जो हमको दिखाई दे रहा है इसमें 3000 से ज्यादा पुर्जे हैं, जो कि आप जाएंगे कम से कम 700 से 800 वेंडर के पास। अब आपके पास इकोसिस्टम आ गया है। अगर आपके पास इकोसिस्टम है तो नेक्स्ट को लाने में आपको उतनी ही आसानी होगी। इसलिए अब सैफरान ने भी हाथ बढ़ाया है, इसीलिए अब सब हाथ बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हाथ आप बताइए किसके पास हाथ बढ़ाया जाता है? जिसके ऊपर आपको विश्वास हो और जो सही राह पर चल रहा हो और जिसके साथ शक्ति हो। करेक्ट। और यहाँ पर ये 3000 पुर्जे वाला कावेरी आपको दिखाई दे रहा है। ये कावेरी जिसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है सर, ये हमारे लिए क्या आने वाले दिनों में, और मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं उसके बावजूद आप हमारे साथ जुड़े हुए सर, ये किन मायनों में हमारे लिए ये गेम चेंजर हो? देखिए, किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट का सोल जो है एरो इंजन होता है। हाँ। और एरो इंजन इस दुनिया में कुछ ही देश बनाते हैं जो जाने जाते हैं। एरो इंजन। एरो इंजन, ये एरो इंजन है। एरो इंजन मींस क्या हुआ सर? एयरक्राफ्ट का इंजन। एयरक्राफ्ट इंजन, ओके। एरो इंजन, ओके। एयरक्राफ्ट का इंजन जो फ्लाई कर सकता है। कि जब भी किसी चीज से आप फ्लाई करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, अगर हम बनाते हैं अपने पास AMCA तो हमें 10,000 टेस्ट पॉइंट्स होते हैं, मतलब 10,000 टेस्ट हमें करने पड़ेंगे। 10,000 टेस्ट, 3000 पुर्जे, 10,000 टेस्ट, 700 से ज्यादा वेंडर। ये छोटा काम नहीं है जो इंजन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में बीचों बीच। समझिए ये क्या है? आप समझिए, इसमें हमें जो टेक्नोलॉजी जो अभी हमें थोड़ा सा हमें बीट कर रही थी वो क्रिस्टल ब्लेड की टेक्नोलॉजी थी। क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी। क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी जो कि बहुत हाई टेम्परेचर्स पर 1500 से 2000 के टेम्परेचर पे स्टेबल रहती है। अच्छा। और वही थ्रस्ट देती है जो इंजन को चाहिए। तो उस हम मटेरियल साइंस, मैंने आपके शो पहले भी कहा था, हमें मटेरियल साइंस को किसी तरीके से हार्नेस करना है, बाकी हम कैपेबल हैं। तो इसके लिए ये हमें मदद करेंगे, इन्होंने ये वादा किया है। हमारा डर जो है वो यूएस के साथ ये है कि शायद वो टेक्नोलॉजी, कोर टेक्नोलॉजी न शेयर करें।
ओके, अरे हाँ, बहरहाल बदमाश है सर। ये बदमाशी तो खैर पहली बार नहीं है और हम इसके लिए तैयार भी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच थोड़ा इधर कुछ तनाव कम जैसी स्थिति बनी और उधर विश्व युद्ध 3 की धमकी मिल गई है, वर्ल्ड वॉर 3। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रशिया ने अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 3 की धमकी दे दी है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयर दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी दी है, थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी बुरी चीज ट्रंप समझते होंगे, मेदवेदेव ने कहा है। ट्रंप ने पुतिन के बारे में कहा था कि वो आग से खेल रहे हैं, अजीब पागल आदमी है और रूस के साथ वो कुछ बुरा कर सकते हैं। ट्रंप किसी भी हालत में रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर कराना चाहते हैं, लेकिन पुतिन इसके लिए तैयार नहीं है। वर्ल्ड वॉर 3 उम्मीद करता हूं, मेदवेदेव ने कहा है कि अमेरिका समझता होगा। ये वील्ड वार्निंग है, क्लियर एक्सप्लिसिट वार्निंग है, क्या है ये? नहीं, बात यह है कि देखिए अब ट्रंप ने क्या करा कि शुरू में लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि आएगा ये फैसला, और ट्रंप ने बोला भी ऐसे था कि 24 घंटे के अंदर लड़ाई खत्म कर दूंगा, 36 घंटे के अंदर 48। अब पता लग रहा है कि सारी फेक प्रॉमिसेस थी ट्रंप की। ट्रंप ने बोला खत्म कर दूंगा, ट्रंप ने बोला है कि देखो तुम ऐसा कर लो कल तक खत्म। उन्होंने बोला सॉरी बॉस, ऐसा नहीं होगा। अच्छा देखो, अगर तुमने हॉस्टेजेस, उसने हमास को भी बोला, हमास ने भी इसकी बात नहीं मानी। इसने हुथियों को बोला, हुथियों ने इसी के जहाजों पर अटैक कर दिया, अमेरिकन नेवी के, यूएस नेवी के। तो बेसिकली अरे एलन मस्क अलग हो गया। हाँ। एक दिन पहले उसने कहा अच्छा टाटा बाय बाय, मैं चलता हूं, मैं जा रहा हूं। एलन मस्क ने माफी मांग ली, हाथ जोड़ लिए, भाई मेरा बस का रोग नहीं है। मतलब ये तय है कि आदमी सनकी हो गया है ये आदमी पैदल है दिमाग से। मैं पहले डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा ये कहता था कि हाँ बड़ा फैसला कर रहा है, और कुछ फैसले इसने अच्छे भी लिए, ऐसी बात नहीं कि सब, और मैं उन फैसलों को सपोर्ट करता हूं। आदमी से मेरी कोई गिला शिकवा नहीं है, जो अच्छा काम करता है ठीक है, बुरा काम करता है पॉइंट आउट। ये इतना रैंडम है, इसको खुद नहीं पता कि शाम को क्या बोलने वाला है। इस सवेरे का बोला शाम को चेंज कर देता है, अब खुद ही बोलिए। ये रशिया को कहता है कि ही इज मैड, और ये सब पुतिन को बोल रहा है। पुतिन इतना खतरनाक आदमी है, इतना ज्यादा डेंजरस आदमी है पुतिन के मंत्री ने चिपका दिया इसको, पकड़ के इसको चमका दिया अच्छी तरीके से। बोला कि बेटा तू हमें बोले, वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो बात कर रहा है, इसने इसको पकड़ के चमका दिया अच्छी तरीके से। यार यू कांट से दीस थिंग्स अगेंस्ट द रशियन प्रेसिडेंट। ऐसा थोड़ा ना आप रशियन पुतिन के बारे में कुछ बोल दोगे, और अगर है तो पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। अच्छा, ये यूक्रेन को पैसा नहीं देना चाहता भाई, यूक्रेन को कहता है तू मत लड़, रशिया से कहता है कि ठीक है तुम मत लड़ो। ओ भाई, वेयर आर योर स्टेक्स? क्यों तुम्हारी लोग बात माने? तुम्हारी बात माने क्यों? तुम हो कौन? तुम क्या कर लोगे? कह रहा है मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। कह रहा लगा दे टैरिफ। पहले ही सैंक्शंस लगे हुए हैं। अब इसकी ईरान भी बात नहीं मान रहा। ईरान भी कह रहा है, ईरान को धमकियां दे रहा है कि तुम देख लेना आग बरसेगी, फलानी बरसेगी। ईरान ने बोला वी डोंट टेक यू सीरियसली। वहां पे भी तो कम थोड़ा ना बैठे ऊपर। ईरान ने एक और काम किया है जी, पाकिस्तान को भी एक आईना दिखाया, आगे मैं बताने वाला हूं। जी। तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हो रहा है जापान। उत्तर कोरिया और चीन के मिसाइल परीक्षण से हलचल बढ़ गई है। जापान में ज्यादा से ज्यादा बंकर बनाने की योजनाएं चलने लगी हैं। अमेरिका, फिलीपींस और दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होने वाला है। ये कभी भी कुछ भी, ये इनमें से चिंगारी बड़ी हो सकती है सर। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। ये सब लोग अपनी तैयारियां करते हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज है दिनेश, बड़ी इंपॉर्टेंट। जब ये एक्सरसाइज होती है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि जॉइंटनेस के लिए या हम लोग आपस में एक दूसरे के सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स, ड्रिल समझ लें, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर समझ लें, सिर्फ वो नहीं है। ये मैसेजिंग होती है, ये ऑप्टिक्स होते हैं कि देखो हम लोग एक साथ हैं। अगर एक से पंगा लिया यानी कि सबसे पंगा, ये हमारी कैपेबिलिटी है। तो दुनिया भर में ऑप्टिक्स अपनी बताते रहते हैं लोग, साहब ये हमारी कैपेबिलिटी है। भारत भी तो करता है। भारत मंगोलिया के साथ ड्रिल कल डिस्कस कर रहे थे। मंगोलिया के साथ हमारी नेवी बहुत बड़ी ड्रिल करती है, हमारी एयरफोर्स करती है, सब लोग ड्रिल्स करते हैं, और ये पावर प्रोजेक्शन है एक्चुअली। लेकिन सर दिनेश, इसमें एक और बात होती है, अगर टाइम है तो। जी प्लीज। वो बात ये होती है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम है, वो भी बड़ा एंजॉय करता है। क्योंकि आप जितना जहाज चलाएंगे उतने पुर्जे खत्म होंगे, उतने बिकेंगे, उतना फ्यूल चलेगा। वही मामला है। ट्रेड एंड टैरिफ आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो ये, लेकिन ये ट्रंप को लेकर आने वाले दिनों में दुनिया में, खैर अमेरिका में तो मुझको लगता है मोह भंग होना शुरू हो गया है इनसे। दुनिया में इनको कैसे, ये उस स्टेज में है कि इनको लेगेसी की चिंता होनी चाहिए कि मुझको दुनिया कैसे याद रखेगी। क्या ये अपने आप को सनकी, वो जो कहते हैं ना कि नाक में अगर मक्खी बैठी हुई तलवार लेके नाक उड़ा दो, ये उस तरह के व्यक्ति। मैं एक बार, अगर सर आपकी अनुमति हो, एक बात बोलूं बड़ी इंपॉर्टेंट। लोग ट्रंप को समझते हैं नेता है, ये नेता वेता नहीं है। ये एक्चुअली क्या है कि रियलिटी टेलीविजन का स्टार है। ये एक टीवी सीरीज करता था, द अप्रेंटिस, और अप्रेंटिस ये बिल्कुल जैसे बिग बॉस टाइप का होता ना, उस टाइप का आदमी है ये जस्ट इमेजिन, आप टैरिफ कर रहे हैं किसी देश के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, और आप ट्वीट कर रहे हैं कि चलो जो भी रैंडम फिगर इसके दिमाग में आया कि कल से तुम्हारे ऊपर 165, चलो 165 नहीं, 185 कर देते हैं, चलो डन, 185 डन। ये ऐसे डिसाइड होता है। शाम को कुछ और कर देता है। अच्छा, बढ़ा दिया 250 तक। 250 बढ़ाने के बाद अगले दिन कहता है
चलो वापस 10 पे ले आते हैं। 90 दिन पूरी 90 दिन के लिए उसकी पूरी इकोनॉमी आपने गोल कर दी, और आप ये खेलता रहता है सबके साथ, इसलिए अमेरिकन भी इससे परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब ये इसको कहते हैं क्या? लेकिन दिनेश, मैं कह सकता हूं आपकी, चलो एक बात, हाँ। अगर ट्रम्प की नेटवर्थ देखिए इस पूरे सिस्टम में डबल हो गई है इस पीरियड में। ओ, मतलब इस ये भी पागलपन एक का भी कुछ हासिल है, ऐसे नहीं है कि ये पागलपन रैंडमली किया जा रहा है। मैंने बोला ना, टीवी स्टार है वो। ओ, तो ये सबसे बड़ा टीवी एंकर ट्रम्प है, सबसे बड़ा। दिस इज हाउ ट्रम्प इज मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। आतंक के खिलाफ पीएम मोदी की स्ट्राइक। अगली खबर, पाकिस्तान सेना आतंकियों का सहारा लेती है। सेना ने आतंकियों को सिंदूर की शक्ति दिखाई। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। सिंदूर की ताकत का एहसास पाकिस्तान को हो गया है। लेकिन अब पाकिस्तान पहलगाम के पहले और पाकिस्तान पहलगाम के बाद क्या चेंज देखते हैं आप? देखिए, मैं एक बात बताता हूं कि ये पाकिस्तान है जो सहमा हुआ है। ये अपने लोगों को कोई भी चूरन बेचे, हम जीत गए, हमने 10-15 राफेल उड़ा दिए, हमने दिल्ली के ऊपर भी जहाज उड़ा दिए, हमने S-400 हैक कर लिया। ये सारी की सारी चीजें, देखिए, जाहिल कौम है, पढ़ी लिखी है नहीं, सारे के सारे मदरसे से पढ़, तो आप इनको कोई भी स्टोरी सुनाओ ये बिलीव कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान में लीडरशिप है उसको पता है कि रुमाल कितना फटा है, कितने छेद हैं रुमाल में उसके, उनको सब कुछ पता है। वो आप बनियान नहीं कह रहे हैं आज आप? ऑपरेशन बनियान था ना इनका? रुमाल में छेद क्यों है? वो तो फट गया। बनियान फट गई थी। ये जो हम यहाँ दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए कहां गए। आदमपुर पंजाब 13 मई 2025, बीकानेर राजस्थान 22 मई, भुज गुजरात 26 मई, गांधीनगर गुजरात 27 मई, बागडोगरा बंगाल 29 मई, पटना बिहार 29 मई। ये और हर जगह जाकर इन्होंने उस बात का जिक्र किया है और पाकिस्तान को चेतावनी दी है, चेतावनी दर चेतावनी दी है। मैं इसको ये समझना चाहता हूं, ये एक देश अपने एडवर्सरी पर एक तरीके का साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड कर रहा है या उसको चेतावनी दे रहा है कि अब इस बार जो है बहुत भयानक मार पड़ेगी? दिनेश, गौरव, मैं कुछ बोलूं, गौरव ऐड कर देंगे। सबसे बड़ी बात है कि जैसे गौरव ने पहले बोला था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक असमंजस रहा, अमन की आशा, प्यार की ट्रेन, सब कुछ चलता रहा। तो अब आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा बहुत हुआ, ये कोई नहीं चलेगा। पहले समझो कि शत्रुबोध क्या होता है, जो आप बोलते रहते हैं, प्रतिशोध तभी होगा जब शत्रुबोध होगा। और इसके लिए अपने लोगों को भी जगाए रखना आवश्यक है। और शायद ये काम करना ये बड़ा, और सजग रहो। और ये जब खुद को चौकीदार कहते हैं प्रधानमंत्री, तो ये काम जगाए रखने का अपनी ये बड़ा मुश्किल है। हमारे लोगों को नींद बड़ी जल्दी आती है ना। लेकिन अब ये देखिए जरा, मेजर गौरव आर्य जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपसे, आपने शायद दूसरे तरीके से उसको बता दिया। पहलगाम के पहले और पहलगाम के बाद पाकिस्तान, टॉयलेट में जाएं आप और हाजत के बाद आपको जब लगे कि पानी की आवश्यकता है, पानी खत्म हो जाए। मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, मतलब आप सोच रहे होंगे कि सीरियस शो में मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए, देखिए। परमाणु बम की बात करने वाले शहबाज की किस तरीके से पोल खुल रही है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हिना ख्वाजा बायत वहां की ये हीरोइन है और इन्होंने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी है। 28 मई को पाकिस्तान के लिए निराशा का दिन बताया है। कराची एयरपोर्ट की बदहाली पर सरकार को घसीटा है। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है? और कोई इस चीज़ को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलतियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नई ट्रेन्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन पुराने सिस्टम्स को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाथरूम्स तक में पानी मुहैया नहीं हो रहा। अफसोस का मकाम है। अभी इनको किसी ने बताया है या फर्स्ट हैंड इनका अपना एक्सपीरियंस है? बेचारी परेशान लग रही। नहीं साहब, आप बाथरूम जाएंगे फिर उसके बाद पानी ना हो तो यू कैन अंडरस्टैंड। अब इनको महत्व पता लग रहा है पाकिस्तानियों को कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। और कराची में पानी नहीं है तो बाकी जगहों पर क्या होगा? अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछें कि व्हाट इज द इंडस वाटर ट्रीटी, तो कह रहा है साहब हमें ज्ञान मत दो, हम जी रहे हैं। हम जी रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी, हमें पता है क्या है, मोदी जी ने समझा दिया है। अबे कह रहे हैं कि ना धोने के लिए ना पीने के लिए कुछ है नहीं, सब खत्म हो गया। बंदा बाथरूम गया, सूखा, व्हाट टू डू, कैरी ऑन, कुछ नहीं कर सकते।
बस यही कह सकता हूं मैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देखिए, अब यहां पे एयरपोर्ट की शिकायत कर रही थी, अब यार एयरक्राफ्ट की बात भी देख लीजिए। पाकिस्तान की एयरलाइंस का हाल क्या है वो देख लीजिए। बिकने के कगार पर है पाकिस्तान की एयरलाइंस। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पिया लिखा रहता है ना, पिया बहुत जल्दी रूठने वाले हैं, रूठ ही गए हैं बल्कि, समझ लीजिए। मेरे पिया गए रंगून किया है, वहां से टेलीफोन की तेरी याद सताती है। अब बेचारे ये भी बिक रहा है इनका। हाँ नहीं, ये काफी टाइम से बेचने की कोशिश कर रहे हैं, को खरीदने को राजी नहीं। ओ हाँ, इनको ये अच्छा है अभी कि भारत की आड़ में बहुत सारे काम अपने गरीबी वाले निपटा सकते हैं। और पता है एक जमाने में इसका ट्रैक रिकॉर्ड सेफ्टी का आज भी बहुत खराब है। इतना खराब था, इनके प्लेन्स में इतने हादसे होते थे एक जमाने में कि खुद पाकिस्तानी ट्रोल करते थे अपनी एयरलाइन को, कहते थे PIA का फुल फॉर्म है प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह। नहीं, ये फैक्ट है, ये आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। बढ़िया चीज निकाल। नहीं, ये कह रहे थे, पाकिस्तानी कहते थे कि इसका फुल फॉर्म है प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह। एक बार बैठ गए, कुछ नहीं पता भाई कब चले जाएंगे ऊपर। इनका ऐसा, इनके चेयरमैन ने या कोई इनके बड़े फंक्शनरी थे, ये PIA का जेट ले जाते हैं यूरोप और उसको बेच देते हैं। आपको पता है बात? माय गॉड। हाँ, ये खुद जाके बेच देता है, अपनी जेब में पैसा डालता, कह रहा बेच दिया। कह रहा आपने जहाज बेच दिया? कि हाँ भाई साहब, हमने PIA का जहाज बेच दिया। आपका तो था नहीं। कह रहा नहीं, उसके पास कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, कुछ होगी, उसने जहाज बेच दिया भाई ने। एक इनका मेजर जनरल था जो एम्बेसडर था, उसने एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी। ये आप जाके, मैं चाहता हूं आपके व्यूअर्स, आपके, अगर मैं गलत बोल रहा हूं इंटरनेट पे बोलिएगा और कल की शो में बताइएगा मुझे। कल की शो में बताइएगा कि मेजर साहब आपने गलत बात बोली है। एक और बात है तुम्हारी, इन्होंने एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी सर अपनी खुद की। ये एक और बात है, ये कौम, ये जज्बे वाली कौम, और इसके बारे में अंतहीन मैं जानता हूं कि आप और बातचीत चाहते हैं इस मुद्दे पर, कल करेंगे। पीओ के रात में सपने ऐसे डरावने आ रहे हैं इस समय पाकिस्तान को कि कहीं उसको बलूचिस्तान वाले सपने आ रहे हैं, कहीं भारत की तरफ से वो ये जो हथियार हम आपको दिखा रहे हैं, इनकी नुमाइश लगाई जाती है, वो कहीं देख लेते हैं, वो सपने में आने लगता है। और अब पीओके, और यहां पर ये भी देख लीजिए, आतंकवादियों का पनाहगाह कसूर में आतंकवादियों का जलसा जरा देख लीजिए। आतंकी सैफुल्ला कसूरी यहां दिखाई दे रहा है, हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो तमाम, अच्छा ये पाकिस्तान, इसी का नाम पाकिस्तान है जिसको मेजर गौरव आर्या कहते हैं कि चक्रवर्ती मार पड़े, चक्रवर्ती बेइज्जती हो जाए, लेकिन दुम सीधी नहीं होती। दुम सीधी, ये देखिए जो सैफुल्ला कसूरी है, ये पहलगाम का मास्टरमाइंड है। खुल के वहां पे वन ऑफ द पीपल रिस्पॉन्सिबल, ये खुल के घूम रहा है वहां पे। ये यहाँ पे हाफिज सईद के बेटे ताला सईद के साथ बैठा है। इसकी फोटोग्राफ आई है एक बड़े प्रोमिनेंट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के साथ, मलिक ऐसी कुछ नाम है उसका, उसके साथ बैठ के ये लोग खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साहब आप, मैं बताता हूं दिनेश प्रॉब्लम क्या है, और हमारे दर्शक भी जान लें कि समस्या क्या है। समस्या यह है कि हम लोग जिस तरीके से जिहाद को बुरा मानते हैं, हम लोग आतंकवाद को बुरा मानते हैं, ये अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बहुत बढ़िया चीज है, कैसा बनना है बेटा, हाफिज अंकल जैसा बनना है आपको बड़े होके। ये इशू वहां पे, ये हीरोज हैं, ये कौमी हीरोज हैं पाकिस्तान के। साहब दीज आर हीरोज इन पाकिस्तान। इसलिए तो इन लोगों को सामने स्टेज पे आप किसको बैठाते हैं? आप बताइए, कोई हीरो है, कोई चैंपियन है जिसको आप इज्जत देते हैं, जिसने देश का नाम रोशन करा है, आप उसको माला पहनाते हैं, आप स्टेज पे बैठाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि ये सामने बैठा है हमारा हीरो, इससे प्रेरणा लो। यही तो होता है दुनिया भर में। पाकिस्तान में वहां पे आतंकी को बैठाते हैं सब स्टेज पे। देखो जरा ये, और फिर उसके बाद जो तकरीरें और ये जुबान जो इनकी, बाकी तो कुछ चलता नहीं है, जुबान चलती है, और जुबान जब चलती है तो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। इसके वज़ीर आज़म, इसके आर्मी चीफ, वो जिधर भी जाते हैं उन पर हमारा नजरिया और अकीदा नहीं मिलता। हम उनको दुश्मन आज तक समझते थे, लेकिन दिल तो हमारे रब के हाथ में है। फिर ये मुंह से ये निकलता है जी, तो ये, और फिर अब बहुत जल्दी तलहा आप सईद, बहुत जल्दी ताले भी लगते जा रहे हैं। अभी देखिए कसूर में शायद हमने बम मारा नहीं मारा मुझे नहीं याद है, लेकिन एक हमारी ड्रिल तो हो गई है आज सिविल डिफेंस वाली। अब अगली ब्रह्मोस इन्हीं के पास जाएगी, मुझे लग रहा है, मुझे पक्का यकीन है। बहुत जो मुंह खोलेगा, मैं तो ये कह रहा हूं, जो पाकिस्तान में मुंह खोले उसके मुंह में डालो ब्रह्मोस सीधा, इसकी स्टोरी खत्म करो। और ये मोदी जी ने बिल्कुल ठीक काम करा है, बिल्कुल ठीक बात बोली उन्होंने मोदी जी ने। मोदी जी ने बोला है कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं होगा, सीधी बात है। तो ये अब कसूर ये पूछने वाला है कि मेरा क्या कसूर, मेरा क्या कसूर? उनको ये बताया जाएगा कि ये तुम्हारा कसूर जो यहाँ नीचे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और फिर अच्छा, फिर इनको यही लगता है, क्योंकि अगर वहां इस तरह के लोग हीरो हैं और फिर वहां मार पड़ती है तो उनको ये लगेगा कि इसमें मेरा क्या कसूर। देखो ऐसा है दिनेश, ये इनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे प्राइम मिनिस्टर की एक बात बहुत अच्छी लग रही है। वो एक्चुअली पाकिस्तान के अवाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
आप इंडोनेशिया का हश्र देखिए, लगभग उसी समय ये दोनों देश आजाद हुए, तो वो मुस्लिम कंट्री है, उसका इनसे 5 टाइम्स ज्यादा जीडीपी है, वहां के लोग 57% अर्बनाइज्ड हैं। वही वहां जब तक मिलिट्री का रूल था, जब तक सौहार्द तो वहां से नहीं गया, वहां की हालत बहुत खराब थी। इसी तरह का वो था, क्योंकि अब आ गया है वहां पर, किसने वहां आंदोलन शुरू किया था? जनता ने। और जनता में किसने शुरू किया था? स्टूडेंट्स ने। तो यहां आप जो उनकी आवाम से बात करते हैं और पाकिस्तान की आवाम से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कि अब वो मौका आ गया है कि आप इन जिहादियों को उखाड़ फेंकिए, ये आपके रास्ते में अड़चन है। आपको बच्चों को झोंक देते हैं जो ये कहे कि मदरसा मेरी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। उस तरीके की तहरीर के साथ आप कैसे खड़े हो सकते हैं? और जब तक आपको ये फर्क नहीं समझ में आएगा, अगर आप बहुत दिनों तक दोजख में रहने के आदी हो जाएं, तो आपको लगता है यही मेरे लिए नॉर्मल है, यही मेरी दुनिया है। अरे थोड़ा अलग करके देखिए। आप अपने ये लीडरान जिनको आप कहते हैं, इनको बदल के देखिए। ये आर्मी जो आपको इस्तेमाल करती है, इसको उठाकर पटकिए, हटाइए वहां से। ये आपकी सुरक्षा नहीं करती, आपको खतरे की तरफ धकेल रही है। क्यों कह रहा हूं मैं? जरा वहां लगने वाले नारे सुनिए जहां ये साहब मौजूद थे। तकलीफ ऐसी हो दुश्मन के इरादों तक तबाह जाए। नारे तकलीफ। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? हमारी सही संस्था क्या? हमारी रसूल संतु सही बात है। हमारी नबी संतु सही बात है। हमारी नबी की सही बात है। हमारी नबी संतु की सही बात है। शौकत अली की सही बात है। क्या बात है। ये इस तरीके से माइकों में चिघाड़ कर और वहां सामने खड़े लोगों को एक खास तरीके की, जिसको कहा जाता है कि जिहादी अफीम, वो पिलाकर और फिर भेज दिया जाता है कि जाओ मर जाओ। अब ये कसूर में जब फिर से जाकर ब्रह्मोस मारेगी तो कहा जाएगा अरे ये क्या हो गया। ये देख रहे हैं, हश्र देख रहे हैं, ये मुरीद के का हश्र देख रहे हैं, बहावलपुर का देख रहे हैं, अब कसूर में जुटे हैं। देखिए साहब, आपको एक बात पता होनी चाहिए दिनेश, ये बिजनेस है। मैं एक बात बताता हूं आपको। जो हाफिज सईद है, हाफिज सईद ने हजारों आतंकी भारत में भेजे लश्कर तैयबा के थ्रू। ये दुनिया को पता है, हमारे दर्शक उनको भी पता है। इसने अपने बेटे को क्यों नहीं भेजा? इसका बेटा है ना ताला सईद, इसके और भी बेटे होंगे। इसने अपने बेटे को क्यों नहीं भेजा? जो जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, उसका बेटा साद बाजवा दुबई में अरबपति है, दुबई में काम करता है। वो तो कहता था जिहाद लड़ो जिहाद लड़ो। उसने अपने बेटे को, ये चूरन खिलाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। और पाकिस्तानी कौम सबसे आसानी से बेवकूफ बन जाती है, क्योंकि लिखी पढ़ी काम है। ये देखिए स्टेज पे जितने भी लोग खड़े हैं ना, स्टेज पे ये आप देख रहे हैं जो स्टेज पे लोग खड़े हैं, इनमें से सारे के सारे इनके पास डुअल पासपोर्ट है। आधे यूरोप में रहते हैं, आधे पाकिस्तान में रहते हैं। ये इनका धंधा है, ये बिजनेसमैन है। स्टेज पे देखिए ये सारे के सारे बिजनेसमैन है, और इनका बिजनेस जो है ये जिहाद है। ये गल्ले पे बैठे हैं, एकदम सही बात है। ये गल्ले पे बैठे हैं, सबके सब ये गल्ले पे बैठे हैं। और नीचे जो हैं वो भेड़ बकरी हैं। इनसे बोलेंगे कि अपने बेटे को तो जिहाद के लिए अपने बेटे को कश्मीर में भेजो, कि वहां पे राष्ट्र राइफल तुम्हारे बेटे के माथे पे सीधा यहां पे गोली ठोके, फिर वो शहीद हो जाएगा, फिर उसको 72 उड़ें मिल जाएंगी। ये पूरा स्कैम है। ये सब बिजनेसमैन है यहां पे खड़े हुए। ये नजारा, इससे जुड़ा हुआ जो नजरिया, पर्सपेक्टिव आपको देख रहे हैं ना, दे रहे हैं गौरव आर्य, बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं पाकिस्तान की जनता ये समझेगी। ये होपिंग अगेंस्ट द होप है, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। पीओके से जुड़ी सबसे बड़ी खबर देखिए। स्वामी राम भद्राचार्य से मिले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। राम भद्राचार्य से उन्होंने दीक्षा ली, तो राम भद्राचार्य ने कहा मुझे दक्षिणा में पीओके चाहिए। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चित्रकूट में जगतगुरु राम भद्राचार्य से मुलाकात की। राम भद्राचार्य ने जनरल द्विवेदी को दीक्षा दी और उसके बाद कहा अब तो मुझे दक्षिणा में पीओके चाहिए। विजयी सेना प्रमुख का सम्मान करने में मुझे भी बहुत बड़ी गौरव की अनुभूति हुई। उन्होंने मुझसे वही उसी मंत्र की दीक्षा ली जो मंत्र सीता जी ने हनुमान जी को लंका के विजय के लिए दिया था। मैंने भी मुझसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा। पाक को कुछ नहीं संदेश क्या दूं पाक को? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती क्या? आगे अगर हमला करता है फिर कोई आतंकवादी घटना, बस तब देना चाहिए। उचित सबक हो, तब नक्शे से मिट जाएगा। यकीनन अगर कुत्ता किसी दिन बोल पाया तो आकर हाथ जोड़कर कहेगा कि मुझे पाकिस्तान के साथ मत तौलिए आप तमाम लोग। अक्सर मेजर गौरव आर्य भी ये कह देते हैं, आज स्वामी जी को भी हम सुन रहे हैं। अब क्या किया जाए, इसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन बेचारा ये जानवर तो बड़ा वफादार होता है। अब ये देखिए, उपेंद्र द्विवेदी आज राम भद्राचार्य, भारत के संत, भारत को दिशा देने वाले लोग रहे हैं। और भारत के संत जब एक बार किसी चीज के लिए अपनी चुटिया बांध लेते हैं तो फिर आपको मालूम है कि फिर क्या होता है। सर, ये जनरल द्विवेदी का वहां पहुंचना जी और राम भद्राचार्य का ये कहना
कि दक्षिणा में तो पीओके चाहिए, और इधर राजनाथ सिंह भी ये कह रहे हैं कि पीओके हमारा है, वहां के लोग हमसे मिलने के लिए आतुर हैं, बहुत जल्दी ये होता हुआ दिखेगा, पीओके खुद दौड़ा दौड़ा आएगा और कहेगा कि मैं तो भारत का यही हूं। बात है। मैं दिनेश एक बात बताना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को, बहुत जरूरी है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पे ये क्रिटिसाइज करा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसे धर्म के मामलों में क्यों पड़ रहे हैं। ऐसा लोगों ने बोला है जिनको नहीं पता है। मैं आपको बताता हूं, ये फौज की रीत है। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे ना कि रफेल में आपने नींबू मिर्ची लगा दी और आपने पूजा कर दी, मेरी खुद की यूनिट में, गोरखा बटालियन में, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये जितनी भी आपकी ये हैं, ठीक है, रेजिमेंट्स है इंडियन आर्मी, यहां पे शस्त्र पूजा होती है। हमारे यहां तो बलि चढ़ती थी, अब बंद हो गया ये सब, मेरे सामने चढ़ी है। जब मैं था, कमीशन हुआ था, वहां पे बलि चढ़ी है और खून से शस्त्र पूजा हुई है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, मेरे सामने हुई है। तो ये तो रीत थी, आज भी है। जब मेरी रेजिमेंट लड़ाई के लिए जाती है तो कालिका माता की जय और कालिका माता का मंदिर अपने कंधे पर रख के जाती है, तब ठोकती है दुश्मन को। जब सिख रेजिमेंट जाती है तो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब को माथे पे रख के सिख रेजिमेंट लड़ाई लड़ने जाती है। तो लोग ऐसी हवाबाजी, ये कैसे कर दिया रफेल में, कैसे कर दिया जनरल द्विवेदी, क्यों नहीं भाई? ये तो है फौज की रीत, क्यों नहीं? ये फौज की रीत है भाई। फौज में ये आज से नहीं चलता चला आ रहा, ये 250 साल पहले अंग्रेजों के टाइम से चलता चला आ रहा है। आप देखिए किस तरीके से हम लोग बनाते हैं त्योहार फौज में। राजा रामचंद्र की जय, जय बजरंग बली की, लड़ाई में, युद्ध में पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, बजरंग बली की जय। और ये कह रहे हैं कि धर्म का बात धर्म की नहीं है, ये हमारी रीत है। कहना चाहूंगा दो बातें मैं भी कहना चाहूंगा जो मेरे अभी समझ में आई, जो मैंने गुरु जी का ये सुना। पहली बात कि पाकिस्तान राक्षस देश है और उसमें जो रावण है दशानन टाइप, वो वहां की पाकिस्तानी आर्मी है। और जब तक रावण का नाश नहीं होगा, मतलब उसके नाभि में आप बम नहीं मारेंगे, वो नाभि सूखेगी नहीं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को सुखाना है और विभीषण को वहां बैठाना है, धर्म स्थापित करना है। धर्म को स्थापित किया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन एक मैं बात कह दूं, रावण तो बहुत विद्वान पंडित था। तो ये छोटे मोटे असुर हैं सर, ये छोटे मोटे वो सींग वाले जो असुर हैं ना, बदमाशी करते हैं, बदतमीज टाइप के, ये असुर हैं। ये रावण तो बहुत विद्वान आदमी था। पीओके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। राजनाथ सिंह ने कहा पीओके वापस आएगा और कहेगा मैं भारत हूं, मैं वापस आया हूं। पीओके के लोग भारतीय परिवार का हिस्सा स्वेच्छा से बनेंगे, भारत लौटेंगे। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज़ और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। अब इसका बड़ा मायना समझ लिए, ये केवल एक भौगोलिक क्षेत्र को पीओके नहीं कहा जा रहा है, यह भी कहा जा रहा है कि वहां रहने वाले लोग हमारे अपने हैं। और यह भी आप देख रहे हैं कि पिछले करीब 15-20 दिनों से पीओके को लेकर भारत के स्वर और ज्यादा मजबूत और ऊंचे हो गए। इसके मायने क्या है मेजर आरी? नहीं, देखिए बात यह है कि अब कहीं ना कहीं लोगों में ये एक विचारधारा बन चुकी है, एक माइंडसेट बन चुका है, नॉट विचारधारा बट माइंडसेट, एक दिमाग बन चुका है कि अब पीओके के बारे में निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। और ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित, मतलब जिसको कहते हैं कि इट्स अ पॉज, ये खत्म नहीं हुआ है, इसके पीछे सरकार पड़ गई है, इसके पीछे लोग पड़ गए हैं। आप देखिए कि जनरल द्विवेदी जाते हैं संत महात्माओं के यहाँ मिलने के लिए, प्रणाम करते हैं, वो कहते हैं गुरु दक्षिणा मुझे पीओके चाहिए। ये आप देखिए ना, दिस इज नॉट अ मिलिट्री मैन स्पीकिंग, दिस इज अ होली मैन स्पीकिंग, राइट। और होली मैन ये कहते हैं, जो धर्म गुरु हैं वो कहते हैं कि पीओके, यानी कि सबको चाहिए पीओके, और सरकार को पता है कि सबको चाहिए पीओके। अब निर्णायक युद्ध होगा। अब इसके मायने भी समझाइए। जनता वहां की हमारी है। दिनेश, इसके मैं जोड़ के देखता हूं, तार जोड़ना चाहूंगा अगर आप प्लीज सेकंड्स हो। पहला यूएनएससी का रेजोल्यूशन क्या था? उसका पहला स्टेप था खाली करो। तो पहले आवाज आई थी पीओके खाली करो, उसका पहला स्टेप है रेजोल्यूशन का, जिसमें कि हम फंस गए थे कि पीओके खाली करो। तो पहले आवाज आई थी प्रधानमंत्री की तरफ से पीओके खाली करो। पाकिस्तान खाली करे। आवाज आ रही है कि ये अपने आप मिलेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप था। तो उसके बाद विलय तो होना निश्चित है।
प्रक्रिया शुरू हो गई है दिनेश। ये प्रक्रिया है, पहले ये कि वो वहां जो पाकिस्तान जबरन कब्जा जमाए हुए हैं वो वहां से जाए, हटे, खाली करे, और फिर वहां के जो लोग हैं वो तो भारत के हैं ही, भारत के साथ मिलने को बेकरार हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले वायुसेना प्रमुख, ऑपरेशन सिंदूर देश की सामूहिक जीत है। सेना और हर भारतीय का इसमें योगदान है। भारत का ये कड़ा और स्पष्ट फैसला था, बड़ी स्पष्ट रणनीति थी इसमें। ये भी देखिए आप कि सैन्य ऑपरेशन जनरली पहले ये इस तरीके से इसको डिमार्केट कर दिया जाता था कि ये तो सेना कर रही है, ये तो सेना का काम। इस समय किसी एक मकसद के लिए पूरा देश एक है। ये बात और है कि उसकी जो रण में जाने वाली बाजुएं हैं जिनको हम आर्मी कहते हैं वो जा रही हैं, अपना काम कर रही हैं, लेकिन दिल दिमाग हर एक ऑर्गन आप कह लीजिए साथ में खड़ा हुआ है। ये एक पहले से बड़ी तब्दीली। नहीं बिल्कुल, देखिए ओवरऑल मैं आपको बताता हूं, ओवरऑल एक थिंकिंग होती है। बात ये नहीं है यही फौज है, यही आर्मी, यही नेवी, यही एयरफोर्स। बात लीडरशिप की होती है और कोई बात नहीं है इसमें, और कोई नया नहीं हुआ दिनेश। मैं आपको बता दूं अब एक फैसला हो चुका है, और जहां तक ये आपने देखिए रक्षा मंत्री ने क्या बोला कि ये हमारे लोग हम मानते हैं, और पूछा भीड़ से वहां पे कि भाई आप मानते हो कि नहीं मानते हमारे, उन्होंने बोला हाँ सब मानते हैं। ये खुद होगा, क्यों होगा? एक तो जो कश्मीर में तरक्की चल रही है, पहली बात ये। दूसरी बात यह कि पाकिस्तानी फौज, आपको पता है पीओके में एक रहने वाला नागरिक, उनके पास कंपनी नहीं है जिससे सिम कार्ड ले लें। सिम कार्ड जिस कंपनी से लेते हैं वो फौज की कंपनी, आपको पता है? वहां पे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान मिलिट्री, आईएसआई एक टेलीकॉम कंपनी चलाती है जिसका सिम कार्ड उन लोगों को लेना है, राइट? उनको वहां के जो बाशिंदे हैं। तीसरी बात, वहां पे जो भी है वो वहां पे इलेक्टेड नहीं है, वहां पे अपॉइंटेड है। वहां पे कोई पंजाब से अपॉइंट करा है, वहां पे आईजी, जैसे हमारे यहाँ डीजीपी होता है, वहां पे आईजी, इन लोगों को अपॉइंट करा जाता है। वो एक जिसको कहते हैं कि गुलाम है, उसका नाम आप आजाद पंजाब क्यों नहीं कहते भाई साहब? आजाद सिंध क्यों नहीं कहते? आजाद खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर क्यों कहते हैं पाकिस्तानी? क्योंकि उनके मन में चोर है, उनके मन में चोर है कि बोलो, क्योंकि उनको पता है कि वो गुलाम है, आजाद नहीं है। तो इसको आजाद आजाद बोलो कि लोगों को आदत पड़ जाए आजाद कहने की और अपना विश्वास हो जाए कोई आजाद नहीं है, गुलाम कश्मीर है। तो यहां पर कई तरह के धंधे चल रहे हैं। एक धंधा तो वो दिखाया हमने आपको, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में किस तरीके से ट्रेनिंग और लॉन्च पैड तैयार होते हैं, हालांकि भारत अब उनको ध्वस्त करने लगा है। दूसरा ये चल रहा है, वहां रिसोर्सेज की लूट चल रही है, और वहां दुकानदारी धंधा आप देखिए, सिम कार्ड तक वहां अगर बेचा जा रहा है एक कंपनी बनाकर, फौज इस काम में लगी हुई है, तो फिर समझिए तिजारत करते हैं या लड़ाई।